नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं विश्वजीत सिंह और आज हम करेंगे 12 फरवरी के करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलेगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी एप्रिकस एकेडमी नाम से जुड़ सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन करंट अफेयर्स की PDFs और MCQs के लिए। आइए आज के करंट अफेयर्स करते हैं। वन इम्पॉर्टेंट न्यूज़, RBI ने रेपो रेट को फिर दोबारा लगातार चेंज नहीं किया है। ये तकरीबन 10 बार हो चुका है कि RBI ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में रेपो रेट को बिल्कुल चेंज नहीं किया और रेपो रेट का जो इन्होंने अकोमोडेटिव स्टांस ही बेसिकली मेंटेन करने की कोशिश की है। आपको पता है RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। ठीक है, रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% ही रहेगा। लास्ट सेंट्रल बैंक ने अगर रिवाइज की थी ये पॉलिसी रेट्स तो वो किए थे मई 22, 2020 को। उसके बाद कोविड आ गया और सारे बहुत इश्यूज हुए जिनके कारण इसमें बेसिकली चेंज नहीं किए गए। और अभी नेक्स्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है वो अप्रैल 6 से 8, 2022 को होने वाली है। इन पर अगर आप थोड़ी सी देख लें, ये कई बार क्वेश्चन में एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जैसे रेपो रेट 4% पे है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% पे। रेपो रेट आपको पता है वो रेट जिस पर RBI कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट वो रेट जिस पर RBI मार्केट से पैसा उठाता है। देन मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.25 ही है, बैंक रेट 4.25, कैश रिजर्व रेशियो 4% एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18%। और RBI ने एक और इम्पॉर्टेंट जो डाटा दिया है कि 2022-23 की जो GDP ग्रोथ है वो 7.8% रहने वाली है और जो करंट फिस्कल चल रहा है उसका इन्होंने प्रोजेक्ट किया है 9.2% और कहा है कि जो भारत की इकॉनमी है वो प्री पेंडेमिक लेवल से धीरे धीरे ऊपर जाएगी। इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन की बात करें तो 5.3% इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन जो है RBI ने करी है। और MPC ने देखिए एक मैंडेट दिया था कि एनुअल इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 4% रखनी है हमें 31 मार्च 2026 तक। और इसकी एक लिमिट भी रखी कि अपर टॉलरेंस ऑफ 6% एंड लोअर टॉलरेंस ऑफ 2%, कि इसके बीच 4% के अराउंड ही ये रहे। आगे बढ़ते हैं। देर इज वन पर्सन इन न्यूज, लुक मॉन्टेग्नियर। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज ही इज क्रेडिटेड विद डिस्कवरिंग HIV। इन्होंने HIV का डिस्कवर किया था, नोबेल प्राइज जीता था 2008 में फॉर डिस्कवरिंग ऑफ HIV वायरस। अभी इनकी 89 ईयर्स की एज में मृत्यु हो गई है। ये एक वायरोलॉजिस्ट थे और 1983 में उस टीम में थे जिसने ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की खोज की थी जिससे एड्स बीमारी होती है। और इसके कारण ही इनको एक शेयर्ड जो है नोबेल प्राइज दिया गया था विद हिज कोलीग इन 2008। 1983 में बेसिकली इन्होंने और इनके जो कोलीग हैं उन्होंने पास्चर इंस्टीट्यूट में इस वायरस को आइसोलेट किया था, जो लेटर ऑन इसका नाम HIV रखा गया था। और इसके कारण ही बेसिकली हम ये एक्सप्लेन कर पाए थे कि एड्स आखिर क्यों होता है, ठीक है। और ये पिछले 1-2 साल में काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी आए थे। वो इसलिए कि कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है इन्होंने बेसिकली कहा था कि जो कोरोना वायरस है वो मैन मेड है, वो किसी लैब में बनाया गया और इसको लेकर काफ़ी सारी मिस इन्फॉर्मेशन इन्होंने की थी, उसके कारण भी ये न्यूज़ में आए थे, ठीक है। तो याद रखना HIV वायरस डिस्कवर किया था लुक मॉन्टेनियर। आगे बढ़ते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट न्यूज, ऑस्ट्रेलिया ने कोआलाज को इंडेंजर्ड स्पीशीज डिक्लेयर कर दी है। देखिए कोआला ऑस्ट्रेलिया कोआला का सबसे बड़ा हैबिटेट है और ऑस्ट्रेलिया ने इसे इंडेंजर्ड स्पीशीज इसलिए डिक्लेयर किया है क्योंकि इस मार्सुपियल के जो इक्लिप्टिस ट्री हैबिटेट्स हैं इन द ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है जिसके कारण जो इसकी पॉपुलेशन है वो खतरे में पड़ गई है। देखिए 10 साल पहले इसको क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में वनरेबल कहा गया था। अब इस इंडेंजर्ड टैग के साथ और ज़्यादा इस एनिमल को प्रोटेक्शन मिल पाएगी। और कोआला की जो पॉपुलेशन है ड्रामेटिकली अक्रॉस द कंट्री बहुत कम हो रही है बिकॉज ऑफ हैबिटेट लॉस, इम्पैक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग ड्रॉट,
ब्लैक समर बुश फायर्स, आपको अगर याद हो पिछले 2-3 सालों में काफ़ी ज़्यादा बुश फायर्स की घटनाएं जो हुई हैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। अर्बनाइजेशन एंड क्युमुलेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ डिजीज़, हज़ारों कोआलास बेचारे मारे गए थे, काफ़ी पिक्स भी उनकी वायरल हुई थी 2019-20 में जब ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी बड़े लेवल पर फायर्स, बुश फायर्स हुए थे। और इस डेजिग्नेशन का मिलना बहुत अच्छी बात है। पिक्चर में आप देख सकते हो एक क्यूट सा एनिमल, आपने काफ़ी बार देखा होगा। सो इंडेंजर्ड टैग इसको मिलने से बेसिकली इसके जो फॉरेस्ट होम है उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी इन अकॉर्डेंस विद ऑस्ट्रेलियन नेशनल एनवायरनमेंट लॉ। और ना सिर्फ इससे कोआला को प्रोटेक्शन मिलेगी बल्कि कोआला के साथ जो जितनी स्पीशीज रहती हैं उनको भी इसके साथ प्रोटेक्शन मिलेगी। कोआला के बारे में अगर बात करें तो ये एक आर्बोरियल हर्बीवरस मार्सुपियल है and it is native to Australia and it is recognized by its stout large head, tailless body, round and fluffy ears and large spoon shaped nose। ठीक है, बॉडी लेंथ 60 से 85 cm और वेट जो है 4 से 15 किलो होता है और इसका जो कलर है वो सिल्वर ग्रे से चॉकलेट ब्राउन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ ध्यान में रखना कि अगर पूछा जाए कि किस कंट्री कोआला को किस कंट्री ने एंडेंजर स्टेटस दिया है या फिर ऑस्ट्रेलिया ने किस एनिमल को एंडेंजर स्टेटस दिया है। सो आगे बढ़ते हैं। आपको पता है हिजब को लेके बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है एंड यू ऑल पीपल मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस इशू। तो ये कर्नाटका हाई कोर्ट में था, तो कर्नाटका हाई कोर्ट के बेंच ने इसकी जो सुनवाई चल रही थी तो इन्होंने बेसिकली बोला है वाइल हेयरिंग द प्लेयर दैट दे उन्होंने कहा है कि हम एक इंटरिम ऑर्डर जारी करना चाहते हैं जिसमें हम ये कहना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी क्लासेस को वापस चले जाए टिल द मैटर इज बिफोर द कोर्ट। और सभी स्टेक होल्डर्स को कहा है कि वो ये दे शुड नॉट इंसिस्ट वियरिंग रिलीजियस गारमेंट्स, कि रिलीजियस गारमेंट्स पहनने पर जो है इंसिस्ट ना किया जाए। ठीक है, तो जब तक हम फैसला नहीं दे लेते आप काइंडली क्लासेस में वापस जाओ, ये फैसला जो है देने की इन्होंने बात कही है। चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका इस बेंच में थे जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, इसके बिना जस्टिस कृष्णा दीक्षित एंड जस्टिस JM काजी भी थे। एंड इन्होंने कोई इंटरिम डायरेक्शन हालांकि जारी नहीं की बिकॉज काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है वो पिटिशनर के एडवोकेट्स की तरफ से देखने को मिला और कोर्ट ने इस मसले को ध्यान रखते हुए मंडे तक इसको एडजर्न कर दिया। देखिए, मुस्लिम गर्ल्स ने बेसिकली प्लिया फाइल की थी कि दे शुड बी अलाउड टू अटेंड क्लासेस वेयरिंग हिजब्स। ठीक है, उधर सुप्रीम कोर्ट में भी किसी ने इसको लेकर पिटीशन डाली थी तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया था फॉर टेकिंग दिस प्लिया अर्जेंटली, और बिकॉज इन्होंने कहा था कि जब मैटर हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है तो अभी वी शुड वेट फॉर इट। और जो स्टूडेंट्स के एडवोकेट थे जैसे मैंने बताया उन्होंने कोर्ट में कहा कि काइंडली उनका जो प्रोटेस्ट है वो रजिस्टर किया जाए वाइल पासिंग दैट इंटरिम ऑर्डर। ठीक है, और उन्होंने कहा योर लॉर्डशिप्स में काइंडली रिकॉर्ड माई ऑब्जेक्शन दैट दिस काइंड ऑफ ऑर्डर एट दिस स्टेज कैन नॉट बी पास्ड। ठीक है, उधर सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट कपिल सिब्बल हैं, उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया कि एक पिटीशन फाइल की गई है फॉर सीकिंग ए ट्रांसफर ऑफ प्लिया अगेंस्ट द हिजब बैन फ्रॉम द हाई कोर्ट, कि हाई कोर्ट से आप सारी की सारी प्लिया सुप्रीम कोर्ट में ले आए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने कहा कि ठीक है, हाई कोर्ट को सुनने दो, इट इज़ टू अर्ली दैट कि हम इसमें इंटरफियर करें, आप 1-2 दिन वेट करो, उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, तो ये इसके देखते रहो क्या चल रहा है इस पूरे मसले में। सो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने नई जो ड्राफ्ट पॉलिसी है फॉर एग्रीगेटर्स टू स्विच टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो नोटिफाई कर दी है। देखिए, इस पॉलिसी में ये कहा गया है कि जो राइड एग्रीगेटर्स हैं, कैब वगैरह वाले या फिर डिलीवरी फर्म्स वाले, दे मस्ट इंडक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जब भी वो नई फ्लीट खरीदें तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंक्लूड करें। इसका जो मेन मकसद है वो नेशनल कैपिटल में एयर पोल्यूशन को 30% तक कम करना है आने वाले 2 सालों में। ठीक है, इस नए नोटिफिकेशन के अंतर्गत कैब एग्रीगेटर्स एंड डिलीवरी सर्विस वाले इंश्योर करें कि 50% ऑफ देयर 2 व्हीलर्स एंड 25% ऑफ देयर 4 व्हीलर्स जो नए होंगे दे शुड बी इलेक्ट्रिक बाय मार्च 2023। ठीक है, इसके बिना उन्होंने कहा है कि अगले 3 महीने में आप जितने भी फ्लीट खरीदो उसमें 10% 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक हों एंड 5% ऑफ ऑल जो हैं 4 व्हीलर्स वो इलेक्ट्रिक हों।
ठीक है। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट, हालांकि इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इशू भी क्रिएट हो रहा है, इतनी ज़्यादा स्विच करना और बहुत सारी जो समस्याएं हैं। अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने कल ये बोला भी है बेसिकली कि ये हम धीरे धीरे ये जो है दिल्ली के हर गवर्नमेंट ऑफिस में भी जो है ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। और आपको याद होगा गुरुग्राम में भी इंडिया का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन जो लॉन्च हुआ है। तो इस तरह जो ग्रीन कह लो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर जो है पॉलिसीज़ धीरे धीरे उनकी तरफ जो बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सो टुडे नॉट सॉरी यस्टरडे इज बेसिकली फरवरी 11 को क्या था, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। 11 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और साइंस एंड जेंडर इक्वालिटी गोल्स एक ऐसे गोल्स हैं जो कि इंक्लूडेड हैं इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, जो 2030 का एजेंडा लिया है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उनमें ये गोल्स भी हैं, साइंस और जेंडर इक्वालिटी। तो हर साल 11 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया जाता है। ये डिक्लेयर किया गया था बाय यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, ये डे बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेज द सिग्निफिकेंट रोल दैट वुमेन इज प्लेइंग इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इंपॉर्टेंट हो जाती है डे की थीम। तो इस साल का थीम है इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस। ठीक है, अगर थोड़ी सी रिसर्च की बात कर लें तो वुमेन जो है बेसिकली उनको काफ़ी स्मॉलर रिसर्च ग्रांट्स दी जाती हैं एज कम्पेयर टू दर मेल का काउंटर पार्ट्स। और वुमेन रिसर्चर्स तकरीबन 33.3% है अगर टोटल रिसर्चर्स की बात करें, और उनमें से 12% जो हैं दे आर मेंबर्स ऑफ नेशनल साइंस अकेडमीज। और दे एंड डिस्पाइट ए शॉर्टेज ऑफ स्किल इन मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स, जो वुमेन है स्टिल दे ओनली अकाउंट फॉर 28% ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड ओनली 40% ऑफ ग्रेजुएट्स इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स। देखिए, फीमेल रिसर्चर्स को काफ़ी कम और उनका शॉर्टर होता है कैरियर, एंड देयर वर्क इज बीइंग अंडर रिप्रेजेंटेड इन हाई प्रोफाइल जर्नल्स एंड दे आर ऑफन पास्ड ओवर फॉर प्रमोशन। ठीक है, तो उस दिन को बेसिकली इसलिए ये डे इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेस देयर इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना डे किस दिन होता है, थीम क्या है। सो आगे बढ़ते हैं। मुंबई और बेंगलुरु दे आर अमंग द टॉप 10 कंजेस्टेड सिटीज इन द वर्ल्ड। जो ट्रैफिक को लेकर इंडेक्स जारी होता है जिसका नाम है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग, इसके मुताबिक मुंबई 5वें पे, बेंगलुरु 10वें पे रहा है इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड। दिल्ली का 11वां रैंक आया है, पुणे का 21st रैंक आया है। और पूरी दुनिया की 404 सिटीज़ जो 58 कंट्री में है उनको लेकर इंडेक्स बनाया गया है। और अगर बात करें सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड सिटी पूरे वर्ल्ड में कौन है, तो वो है इस्तांबुल, टर्की। और दूसरे नंबर पे है मॉस्को। ठीक है, इस रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि हालांकि 2021 में जो भारत में कंजेशन था वो 23% लोअर था बिफोर प्री कोविड टाइम्स। ठीक है, और उसमें जो है काफ़ी कम भी रहा, लेकिन स्टिल 2 सिटीज़ आर इन द टॉप 10। 2020 में ट्रैफिक कंजेशन 3 सिटीज़ में था, टॉप 10 में था, एक मुंबई, एक बेंगलुरु, एक दिल्ली। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं 2019 में आया था बेसिकली डाटा, तो कितनी सारी सिटीज़ थी। तो अब जो लेटेस्ट है इंडेक्स उसमें सिर्फ हमारी 2 सिटीज़ हैं, मुंबई 5वें पे और बेंगलुरु 10th पे। सो अटल टनल ने एक और अचीवमेंट हासिल की है, वो ये कि इसको ऑफिशियली सर्टिफाई किया गया है एज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट एंड इट वाज गिवन बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। अटल टनल आपको पता है रोहतांग पास में बनाई गई है इन ईस्टर्न पीर पंजाल हिमालयन रेंज। अच्छा, ये सवाल भी कई बार एक एग्जाम में पूछा गया, मेरे को याद नहीं आ रहा कि अटल टनल कौन सी रेंज में है, तो इट इज़ एन ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज। और उसमें ऑप्शन भी ऐसी थी, वेस्टर्न पीर पंजाल रेंज, नर्दर्न पीर पंजाल रेंज, है ना। तो कई बार इस तरह का सवाल भी आता है। आपको पता है ले मनाली के हाईवे पे है एंड लॉन्गेस्ट हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है, 10,000 फीट की ज़्यादा ऊंचाई पे है और 9 किलोमीटर इसकी तकरीबन लेंथ है। ठीक है, ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यूके में है, एक ऑर्गेनाइजेशन दैट कैटालॉग्स वेरीफाइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकॉर्ड्स विद ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन अराउंड द ग्लोब। ठीक है, ये आप पिक्चर में देख सकते हो, ये रिकॉर्ड जो इस अटल टनल को मिला है। सो 11 फरवरी को एक और इम्पॉर्टेंट दिन होता है कल, बेसिकली वर्ल्ड यूनानी डे। ठीक है, वर्ल्ड यूनानी डे हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है
and it is to mark the birth anniversary of Hakim Ajmal Khan. He was a very eminent Indian यूनानी physician. ठीक है, पहली बार जो है वर्ल्ड यूनानी डे 2017 में मनाया गया था, एंड इट वाज सेलिब्रेटेड एट सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन हैदराबाद. मेन ऑब्जेक्टिव है टू स्प्रेड द अवेयरनेस इन मासेस एंड एक्शन अबाउट द हेल्थ केयर डिलीवरी थ्रू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन वर्ल्ड वाइड. ठीक है, और यूनानी सिस्टम की अगर बात करें तो बहुत ही लंबा और इंप्रेसिव रिकॉर्ड रहा है इनका भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था इसको बाय अरब्स एंड पर्सियंस. ठीक है, तकरीबन 11वीं सेंचुरी के आसपास. और सबसे ज़्यादा यूनानी एजुकेशनल रिसर्च एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन भारत में पाए जाते हैं. हालांकि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है ओरिजिनेट हुआ था ग्रीस में, और इसकी फाउंडेशन रखी गई थी हिप्पोक्रेट्स के द्वारा. लेकिन इस सिस्टम जो अभी प्रेजेंट फॉर्म में है ये पॉपुलर हुआ ड्यू टू अरब्स, जिन्होंने ना सिर्फ ग्रीक लिटरेचर को बचाया बाय ट्रांसलेटिंग इट टू अरेबिक, बट उन्होंने जो करंट मेडिसिन जो है यूनानी मेडिसिन उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन देके इसको और रिच बनाया. ठीक है, और हाकिम अजमल खान कौन है इनके बारे में जान ले. तो ये एक एमिनेंट इंडियन यूनानी फिजिशियन थे. ठीक है, जो एक जीनियस स्कॉलर, सोशल रिफॉर्मर, फ्रीडम फाइटर और यूनानी मेडिकल एजुकेशनिस्ट थे. And he was also the founder of scientific research in Unani system of medicine, and he is also the founder of Jamia Millia Islamia University in New Delhi. ठीक है, तो ये याद रखना. सो आगे चलते हैं. अटल बिहारी वाजपेयी जी पर एक बुक जारी की गई है. इसके ऑथर हैं सागरिका घोष, और ये बायोग्राफी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की. सागरिका घोष बेसिकली एक जर्नलिस्ट हैं. इससे पहले भी वो एक बुक लिख चुकी हैं, दैट इज इंदिरा, इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, लेटेस्ट बुक है. सो आगे बढ़ते हैं. देयर इज वन समिट गोइंग ऑन, रीइमेजिनिंग म्यूजियम्स ग्लोबल समिट 2022. तो ये समिट पहली बार करवाई जा रही है. दिस इज द फर्स्ट ऑफ काइंड ग्लोबल समिट. इट वाज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर 15 से 16 फरवरी 2022, और इनैगुरेट करेंगे इसको यूनियन कल्चर मिनिस्टर हमारे जी किशन रेड्डी. एंड इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन पार्टनरशिप विद ब्लूमबर्ग. ऑनलाइन होगी और पब्लिक पार्टिसिपेशन भी इसमें हो सकती है. और इस समिट में तकरीबन 25 म्यूजोलॉजिस्ट और म्यूजियम प्रोफेशनल्स जो हैं बोलेंगे म्यूजियम्स की रीइमेजिन प्रायोरिटीज़ और प्रैक्टिसेस पे. ये वर्चुअल समिट जो है 4 ब्रॉड थीम्स पर रहने वाली है: आर्किटेक्चर एंड फंक्शनल नीड्स, मैनेजमेंट, कलेक्शन, क्यूरेशन एंड कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, एंड एजुकेशन एंड ऑडियंस एंगेजमेंट. ठीक है, इसका जो मेन फोकस है वो होगा ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रेटजीज टू डेवलप इंडियाज म्यूजियम्स. और इसको कराया जा रहा है एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव. आपको पता है 75वीं बरेगंड जो है हम मना रहे हैं, एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस. और इसका जो एम है एक वो है टू ब्रिंग टुगेदर एक्सपर्ट्स एंड प्रैक्टिशनर इन द फील्ड ऑफ म्यूजियम डेवलपमेंट, और जो है उनसे जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस और स्ट्रेटजीज डिस्कस करें हम. ठीक है, ये आप पोस्टर में देख सकते हो. तो ये पहली ग्लोबल समिट होने वाली है इस टॉपिक पे. एक नई अहमदाबाद जो आईपीएल फ्रेंचाइजी बनी थी उसको बेसिकली नाम दिया गया है गुजरात टाइटंस. तो ये नाम है इसका, एंड इट वाज ओन्ड बाय सीवीसी कैपिटल एज. ठीक है, और इससे कुछ दिन पहले ही लखनऊ की जो है बेसिकली विच वाज ओन्ड बाय आरपीएसजी ग्रुप, उसका ऑफिशियल नाम लखनऊ सुपर जायंट्स रखा गया है. आपको पता है हर साल आईपीएल का जो है मैच होता है, एंड जिस लखनऊ की टीम को लीड कर रहे हैं केएल राहुल. और गुजरात टाइटंस बेसिकली दे विल पे ट्रिब्यूट टू द स्टेट रिच क्रिकेटिंग लिगेसी. गुजरात ने बहुत सारे इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं लेजेंड्स प्रोड्यूस किए हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना जो नाम बनाया है. ठीक है, आगे चलते हैं. सो जम्मू कश्मीर पहली यूनियन टेरिटरी बन गया है टू बी इंटीग्रेटेड विद नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम. ठीक है, पहली यूनियन टेरिटरी बना है जिसमें ये सिस्टम इंटीग्रेट किया गया है, और इसका मेन पर्पस है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना. यूनियन जो है गवर्नर हैं जेएंडके के मनोज सिन्हा, उन्होंने इसका लॉन्च किया. और इट विल बी लिंक्ड विद इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक. ठीक है, विच होस्ट 45 इंडस्ट्रियल पार्क्स ऑफ जेएंडके, जिससे इन्वेस्टर्स को जो है अवेलेबल लैंड पार्सल्स पता लगेंगे जेएंडके में इन्वेस्ट करने के लिए. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना थोड़ा सा. सो आगे चलते हैं. आरबीआई ने दोबारा से अपना एक वॉलंटरी रिटेंशन रूट शुरू किया है. इन्वेस्टमेंट लिमिट लगाई है 2.5 लाख करोड़. तो पहले देख लो क्या होता है. ये बेसिकली एक चैनल है. इट वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इनेबल एफपीआईज. एफपीआईज क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, बड़े लेवल पर जिन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है इंडियन मार्केट्स में.
to invest in debt markets in India. And all the investment made through this channel are free of macro prudential and other regulatory prescriptions. ठीक है, और हालांकि इसके बस एक और ये होता है कि एफ को वॉलंटरली कमिट करना पड़ता है कि एक रिक्वायर्ड मिनिमम परसेंटेज ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इंडिया में वो कुछ समय तक रहेगी, और वो समय भी वो खुद चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये 2019 में बेसिकली आरबीआई ने शुरू किया था। तब लिमिट 1.5 लाख करोड़ रखी थी, उसमें से तकरीबन 1,49,995 करोड़ जो है उसको अवेल किया जा चुका है इन 3 ट्रांचेस। एंड नाउ आरबीआई हैज़ इंक्रीज दिस लिमिट टू 2.5 लाख करोड़, और ये इंक्रीज लिमिट जो है इट विल बी ओपन फॉर अलॉटमेंट फ्रॉम अप्रैल 1, 2022। ठीक है, सो नेक्स्ट इज बेसिकली गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम को और 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। 2021-22 से 2025-26 तक 2710 करोड़ का इसको फंडिंग की गई है। इसका बेसिकली पर्पस है टू डेवलप द पर्सनैलिटी एंड लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ यूथ एंड टू इंगेज दैम इन नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, और इसमें जो यूथ है विच इज़ इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29 ईयर्स, वो इसके बेनिफिशरीज हैं। और ये यूथ बेसिकली डिफाइन हुआ था इन द नेशनल यूथ पॉलिसी 2014। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज बेसिकली वन ओशन समिट, जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी फरवरी 11 बाय फ्रांस एंड विद कोऑपरेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशन इन ब्रेस्ट। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था मोबिलाइजिंग इंटरनेशनल कम्युनिटी टू टेक टेंजिबल एक्शन टू सपोर्ट एंड प्रिजर्व हेल्दी एंड सस्टेनेबल ओशन इकोसिस्टम। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया समिट को वर्चुअली। इसके बिना और भी कई हेड्स थे इसमें, जैसे यूनाइटेड किंगडम के, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा। और ये पहला मेजर इवेंट है इस साल का, दैट इज इस डेकेड का, सॉरी, विच इज बीइंग डेडिकेटेड टू ओशंस। ठीक है, एंड द समिट वाज इन द लाइट ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंसी ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। SDG 14 में भी लिखा हुआ है एम्स टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट मैराइन एंड कोस्टल इकोसिस्टम। देखिए, यूनाइटेड नेशन ने डेजिग्नेट किया था कि 2021 से 2030 का जो डेकेड है वो होगा डेकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, और इसका पर्पस होगा फॉर रिस्टोरिंग डिक्लाइनिंग मैरीन लाइफ एंड रेजिंग अवेयरनेस। तो इस डेकेड का ये पहला इस तरह का इवेंट है जो विच वाज डेडिकेटेड टू द ओशन इकोसिस्टम्स। ठीक है, तो ध्यान रखना कहाँ किसने करवाया, ऑब्जेक्टिव क्या है, एसडीजीज में कहाँ है, 2021 से 2030 का डेकेड है। सो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सो कौन सी पहली यूटी बन गई है टू इंटीग्रेट नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम? तो ये कौन सी बनी है, फटाफट बताओ। अभी आपको बताया था, इट इज जम्मू एंड कश्मीर। अहमदाबाद की न्यू आईपीएल फ्रेंचाइजी का नाम क्या है? सो इट इज यस, गुजरात टाइटंस। रीइमेजिनिंग म्यूजियम्स ग्लोबल समिट, कौन सी कंट्री इसको ऑर्गेनाइज कर रही है? तो इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? भारत। वर्ल्ड यूनानी डे किस दिन मनाया जाता है? 11 फरवरी। मुंबई सिटी का रैंक टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 है ये, सॉरी यहाँ 2022 लिखा है, तो एक कितना रैंक आया है? बेसिकली 5th। बेंगलुरु कितने पे है? 10th। किस स्टेट या यूटी ने नोटिफाई किए हैं ड्राफ्ट टेक एग्रीगेटर रूल्स फॉर मेकिंग ईवी अडॉप्शन मैंडेटरी? तो ये किए हैं किसने? दिल्ली ने। ऑस्ट्रेलिया ने किस स्पीशीज को इंडेंजर डेजिग्नेट किया है? तो इट इज कोआला। कंगारू मत कर देना, है ना, ऑस्ट्रेलिया कंगारू बड़ा हम रिलेट करते हैं, इट इज कोआला। रेपो रेट अनचेंज रखा गया है कितने परसेंट पे? इट इज 4%। ठीक है, सो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी सपोर्ट से ही हम जो है बेसिकली इस चैनल को अच्छी तरीके से चला सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।